आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मुझे अच्छे से याद है वो साल था 1993, जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करता था। उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी, तो हम सभी गांव वाले रात के वक्त लालटेन और बैटरी टॉर्च का सहारा लिया करते थे। उस समय गांव के सभी लोग खेती किया करते थे। हम भी उस समय खेती किया करते थे, मगर खेती के साथ साथ मैं और छोटा मेरा भाई, हम उस समय जमींदार साहब के बगीचे में पहरेदारी का भी काम किया करते थे। दिन को हम पिताजी और दादाजी के साथ खेतों में काम करते हैं और रात को जमींदार साहब के बगीचे में पहरेदारी करते हैं। रात को हमारी ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की होती थी। हमारे घर से जमींदार साहब का बगीचा लगभग 20 मिनट की दूरी पर था, तो हम साइकिल लेकर वहां आना जाना करते थे। खैर, एक शाम खेत से काम खत्म करके जब हम घर लौटे तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। घर लौटते ही मैं खाना पीना खाकर पहरेदारी वाले काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और ठीक 8:45 बजे निकलने लगा। मैंने जैसे ही निकलने के लिए साइकिल उठाया, तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया तुम जाओ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं 1 आध घंटे बाद आता हूँ। मेरे छोटे भाई के ये बोलते ही मैंने कहा, ठीक है अजय, तू आराम करके आना। इसके बाद मैं साइकिल लेकर जमींदार साहब के बगीचे की तरफ चलता बना। उस रात ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं साइकिल चलाते वक्त कांप रहा था। बाहर भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक मुझे रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। और ऐसा हो भी क्यों ना, कौन इतनी ठंड में इतनी रात गए बाहर निकलेगा। मानो ठंड के कारण सभी अपने अपने घरों में सोए हुए हों। हम दोनों भाई अपने साथ एक एक टॉर्च लेकर आते थे, तो मैं टॉर्च जलाकर आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। चांद की भी रोशनी ज़मीन पर धुंधली धुंधली आ रही थी, क्योंकि कोहरा बहुत फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी उस कोहरे के आगे धुंधली दिखाई पड़ रही थी। खैर, मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी साइकिल की चैन उतर गई। चैन के उतरने से ज़्यादा मैं इस बात की चिंता कर रहा था कि आखिरकार मेरी चैन इसी बरगद के पेड़ के नीचे क्यों उतरी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि इस बरगद के पेड़ पर आत्माओं का बसेरा है। मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, तो मैं जल्दी से साइकिल से नीचे उतरा और अपनी साइकिल की चैन चढ़ाने लगा। चैन भी इस तरह फंस चुकी थी कि चढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, मगर किसी तरह कुछ देर कोशिश करने के बाद मेरी साइकिल की चैन चढ़ गई और चैन के चढ़ते ही मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। दरअसल गांव वालों का मानना है कि उस बरगद पर काफ़ी सारी आत्माएं रहती हैं। कुछ साल पहले बारिश के समय एक आदमी बारिश से बचने के लिए इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, मगर उसकी काफ़ी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि जब वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था तभी उसके ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने से उसकी वहीं पर मौत हो गई। मगर ये किस्सा तब ख़त्म नहीं हुआ। उसके मरने के 4 से 5 दिन के बाद वापस से एक आदमी की लाश इसी बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उसकी डेड बॉडी को देखने से ये पता नहीं लग रहा था कि आखिरकार उसकी मौत हुई तो हुई किस कारण से। उसके घर वालों से पूछने पर पता चला कि वो रात को किसी काम से बाहर निकला था और घर नहीं लौटा, तो सुबह उसकी लाश यहाँ मिली। ऐसे ही 2-3 लोगों की लाशें इसी तरह से बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी। तब से गांव वाले इस बरगद के पेड़ को आत्माओं का बसेरा समझते हैं। इसके बाद गांव वालों ने
एक तांत्रिक को बोलकर इस बरगद के पेड़ के नीचे 2-3 दिनों तक पूजा पाठ करवाया। तब जाकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। तांत्रिक ने कहा कि उसने इस पेड़ को अपने मंत्रों से बांध दिया है। खैर, लगभग 20 मिनट साइकिल चलाने के बाद मैं जमींदार साहब के बगीचे पर पहुंचा और बगीचे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बगीचे के अंदर का माहौल और भी ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ सन्नाटा भी बगीचे के अंदर इतना फैला हुआ था कि झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ मुझे काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। खैर, बगीचे के अंदर दाखिल होते ही मैं एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मेरे बैठने के 5 मिनट बाद ही मेरा छोटा भाई वहाँ आ गया। अपने भाई को इतनी जल्दी आता देख मैंने अपने भाई से कहा, क्या बात है अजय, तूने तो कहा था कि तुझे कुछ देर लगेगी आराम करने के लिए और तू इतनी जल्दी आ गया। इस पर अजय ने जवाब दिया, भैया मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो मैं आ गया। उस रात सच में ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण मैंने अपने भाई से कहा, अजय तू एक काम कर, तो यहाँ आग जलाकर बैठ, काफ़ी ठंड है। इस पर अजय ने कहा, नहीं भैया मुझे ठीक लग रहा है, आप ही आग जला लीजिए। इसके बाद मैं फटाफट से आग जलाया और आग के पास आकर बैठकर अपने हाथ पैर सेकने लगा। मगर अजय आग से काफ़ी दूरी पर बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों। वैसे तो वो रोज़ मेरे बहुत साथ आकर बैठता है आग के पास, मगर पता नहीं उसे आज क्या हुआ है। ये बात मैं अजय से पूछा, यार अजय तुझे क्या हुआ है, तू तो आग के पास बैठता था मेरे पास, तो फिर आज इतना दूर क्यों बैठा हुआ है। इस पर अजय कुछ नहीं बोला और मेरी बात को टाल दिया। मगर मैंने एक बात पर गौर किया कि आज अजय का चेहरा काफ़ी अजीब सा लग रहा है, मानो उसके चेहरे में अलग ही चमक हो। कुछ देर तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर बैठे बैठे जब मेरी नज़र अजय की ओर गई तो मैंने देखा, वो देखकर मैं इतने ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि अजय के एक तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, मगर चांद की धुंधली रोशनी पर अजय की रोशनी ज़मीन पर नहीं बन रही थी, जबकि वहीं साथ ही साथ मेरी परछाई बन रही थी, मगर अजय की परछाई नहीं बन रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किसी जिंदा इंसान की परछाई कैसे नहीं बन सकती। मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया। तभी मेरी नज़र अजय के पैरों की ओर गई तो अजय के पैरों को देखकर मेरे शरीर के अंदर खून की जगह करंट दौड़ने लगी, क्योंकि अजय के पैर एकदम उल्टे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि वो अजय नहीं बल्कि एक भूत है जो मुझे मारने आया है। मैं इतना डर गया था कि मैं ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे ये भी पता चल गया था कि वो भूत होने के कारण वो आज आग के नज़दीक नहीं आएगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर फूल रहे थे कि तभी एकदम से वो भूत अपने असली रूप में आ गया और एक भारी सी आवाज़ में बोला, मैं उस बरगद के पेड़ से ही तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ और अब तुझे मार कर ही वापस जाऊँगा। इतना बोलकर वो भूत एकदम से मेरी ओर बढ़ने लगा और आकर मेरा गला दबाने लगा। वो भूत इतनी ज़ोर से मेरा गला दबा रहा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैं समझ गया था कि आज मैं मारा जाऊंगा और ये भूत मुझे मार कर ही दम लेगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहाँ मेरा भाई यानी असली अजय आ गया। अजय आते ही एक जलते हुए लकड़ी को उठाकर उस भूत की तरफ बढ़ाने लगा। अजय को अपने नज़दीक आता देख वो भूत एकदम से गायब हो गया और मेरी जान बच गई। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? ये सवाल आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। इस सवाल पर कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ ना, मगर जब भी कभी ये सवाल मुझसे पूछा जाता था तो मेरा एक ही जवाब होता था, ना। मगर तब तक जब तक कि मेरे साथ वो घटना नहीं घट गई। मुझे अच्छे से याद है, वो काली पूजा की रात थी। चूंकि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ तो यहाँ काली पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बगल के गांव मेला देखने गया हुआ था, अकेले। मैं अक्सर घूमने अकेले ही निकल जाया करता था। रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं मेला देखकर वापस घर जाने के लिए चला। चूंकि वो गांव मेरे गांव से थोड़ा दूर था तो जाहिर सी बात है मुझे घर पहुंचने में अभी समय लगने वाला था और मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। मैं घर पर पहले से ही बोलकर निकला था कि आने में देर हो जाएगी, तो मैं आराम आराम से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी और ये घटना काफ़ी पुरानी है तो लोग जल्दी घरों से बाहर रात में नहीं निकलते थे और इसी वजह से रास्ता काफ़ी सुनसान था और दोनों ओर से जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण काफ़ी डरावना भी लग रहा था। मगर जैसा कि मैं डरता नहीं था तो मैं बिंदास आगे बढ़े जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। मेले में घूमकर बड़ा मजा आया, खासकर वो जलेबियां खाकर तो स्वाद ही आ गया। यही सब सोचता हुआ मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई। आवाज दूर से आ रही थी और थोड़ी थरथरा भी रही थी, जिस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डरा नहीं, मैंने उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। डरता भी क्यों, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। यही सोचकर मैं उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। हालांकि चारों तरफ अंधेरा बहुत ज्यादा था, पर क्योंकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, जिस कारण मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं उस आवाज के पीछे पीछे बेखौफ चले जा रहा था। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पता चला कि वो आवाज रास्ते के किनारे वाले जंगलों से आ रही है। 2 पल के लिए मैं ठहर सा गया कि मुझे जंगल में जाना चाहिए या नहीं, मगर जब भी मैं ऐसा सोचता वो आवाज और भी तेज हो जाती। मैंने अपना मन बदला और सीधे जंगलों के अंदर घुस गया। हो सकता है किसी को सच में मदद चाहिए हो, एक बार देख लेने में हर्ज ही क्या है। लिहाजा मैं आगे बढ़ने लगा। रात अब और भी ज्यादा काली और गहरी हो चुकी थी। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था और झिंगुरों की आवाज उस माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रही थी। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर वो समा कुछ अजीब सा था। मैं किसी बेवकूफ की तरह अभी भी उस आवाज का पीछा करे जा रहा था। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा हो तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। टॉर्च की धीमी सी रोशनी में सूखे पत्तों को पैरों तले कुचलते हुए अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैं एक टूटे फूटे लोहे के गेट के सामने आ खड़ा हुआ। वो गेट करीब 10 फीट का रहा होगा और जंग लगकर लगभग टूट चुका था। अगर मेरे कान गलत नहीं थे तो वो आवाज उस गेट के उस पार से ही आ रही थी। ये गेट है किस चीज का और यहाँ पर कौन होगा इस वक्त? इसी तरह के सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे, मगर जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो अंदर भी जाऊंगा जरूर। यही सोचकर मैं उस टूटे हुए गेट को पार करके अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया कि वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। अब मुझे वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज ऐसी थी
जैसे कोई दर्द में करहा रहा हो। बहुत दर्द में था कोई। उसकी आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ दे रही थी। मैं रुका नहीं, मैं उस आवाज का पीछा करता रहा। वो जगह बाकी जगहों से कुछ अलग सी थी। वहां की मिट्टी भी थोड़ी अलग थी। जगह जगह पर रेत के टीले बने हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं आ कहाँ गया हूं। अभी मैं आगे बढ़कर उस आवाज का पीछा कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक बड़े घने पेड़ पर गई। उस पेड़ के पीछे की तरफ कोई इंसान टिककर बैठा हुआ था। चूंकि वो पीछे की तरफ था इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर हाँ, कोई बैठा हुआ है ये मुझे साफ समझ में आ रहा था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और लगातार काली होती जा रही थी। खैर, मैं चलकर उस आदमी के करीब जाने लगा। अभी मैं अपनी जगह से 2-4 कदम आगे उस आदमी की तरफ गया ही था कि तभी अचानक से मेरा पैर किसी चीज से जा टकराया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। हाथ की कोहनियों में हल्की फुल्की चोट आई, मगर अभी मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठा और उस पेड़ की तरफ देखा, मगर ये क्या, अब उस पेड़ के पास कोई था ही नहीं। मैं भागकर सामने की तरफ गया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। पर यह कैसे हो सकता है? आखिर इतनी जल्दी वो शख्स गया तो गया कहां? अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे कंधे पर अचानक एक ठंडा हाथ आया। मैं चौंकते हुए पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। चेहरे पर किसी तरह का कोई हाव भाव नहीं। किसी मुर्दे की तरह उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आप एक चीज जोड़ देंगे? इस पर मैंने पूछा, क्या क्या जोड़ना है? इस पर वो आदमी बोला, मुझे यकीन है आप जोड़ देंगे, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचकर दूसरी ओर ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। आखिर यह आदमी है कौन और इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में ये कर क्या रहा है, और वो कराहने की आवाज किसकी थी? इस तरह के हजारों सवाल मेरे जहन में उमड़ने लगे थे, जिनका जवाब मुझे अब थोड़ी ही देर में मिलने वाला था। उस आदमी के साथ थोड़ी दूर जाते ही वो मुझे एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास ले जाकर रुक गया और नीचे जमीन की तरफ देखने का इशारा किया। उसके किए गए इशारे पर मैंने जब जमीन की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वहां जमीन पर एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था, और यह सिर किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी का था जो मुझे यहां पर लेकर आया था। मगर यह तो मुमकिन ही नहीं है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो अब पीछे वो आदमी तो था, मगर सिर्फ उसका धड़, उसका सिर नहीं था। तभी उस कटे हुए सर से आवाज आई, क्या हुआ, जोड़ दीजिए। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी जान को खतरा है। लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दिया और सीधे अपने घर जाकर रुका। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो जगह बहुत पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां बहुत सी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, मगर आज तक उन आत्माओं ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।